बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, ज़हनी हैजान में मुब्तला हैं। एक ही उनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से मुल्क में इंतशार पैदा किया जाए, अफरा तफरी पैदा की जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए गुज़श्ता रोज़ यानी 17 जून को उन्होंने कोशिश की, जो कुदरती तौर पर नाकाम हो गई। ये क्या वाक़या है, हम आपके सामने इसके सबूत रखेंगे। मैं कई रोज़ से ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत ने असूली फैसला कर लिया है कि इलेक्शन जो हैं, आम इलेक्शन, वो अक्टूबर नवंबर में होने हैं। अगर कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके आज खुद तहलील हो जाती है, फिर अक्टूबर में हो जाएंगे। अगर 2-4 दिन पहले वज़ीर आज़म तहलील कर देते हैं तो फिर नवंबर में होंगे। अगर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर से आगे चले जाते हैं तो फिर इसकी ज़िम्मेदार अदलिया होगी। इस वक्त मुल्क में जो बदहाली है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदार हमारी अदलिया है। और जो इलेक्शन इल्तवा वाली बात मैं कर रहा हूँ, ये भी इमरान खान साहब का किया धरा है। उन्होंने किसी जगह कोई बड़क मार दी है, जिसके बाद हुकूमत के और दीगर मुख्तदरा के कान खड़े हो गए। ये क्या खबर है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब मोहसिन नकवी साहब के बारे में। ये इतला है निगरान वज़ीर आला पंजाब कि उनकी दुबई में आसफ अली जरदारी साबिक सदर जो हैं, उनके साथ मुलाकात हुई है। बड़े टेवे शेवे लगाए जा रहे हैं जनाब, इस मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है, वज़ीर आला ने क्यों मिलना था वहाँ जाके, ये पाकिस्तान में मिल लेते, वहाँ मिलने की क्या ज़रूरत थी। तो इतलात कुछ ऐसी हैं कि गौहर एजाज साहब जो हैं एप्टमा के सरपरस्त आला, वो मोहसिन नकवी साहब के जो टीवी चैनल्स हैं उनमें पता चला है वो पार्टनर भी हैं। और मोहसिन नकवी साहब लॉबिंग कर रहे हैं गौहर एजाज साहब के लिए कि उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अब वो किस हद तक कामयाब होते हैं इस मकसद में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है जनाब गौहर एजाज साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया या निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहरहाल दूसरी तरफ भी बहुत सारे नाम शाम जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब की तरफ। इमरान खान साहब की ये पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में इंतशार रहे। दीदा दानिस्ता वो जो कोशिश कर रहे हैं, ऐम ही नहीं हो रहा। और पूरी दुनिया में वो ढंढोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान में जनाब हकूक़ इंसानी की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मार्शल लॉ लग गया हुआ है। इस तरह की बातें शातें वो कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक व्लॉग किया था अज़हर भंडारी साहब के हवाले से, जो जस्टिस रिटायर्ड करामत नज़ीर भंडारी के साहबजादे हैं। अज़हर भंडारी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि अज़हर भंडारी मुझसे मुलाकात करके गया और वापसी पर उनकी जानब से उन्हें अगवा कर लिया गया, उनकी जानब से, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो कानून से बालातर हैं। हम हर लिहाज से, वो फरमा रहे हैं, एक मुकम्मल मार्शल लॉ की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। यानी इस ट्वीट से ये पता चलता है कि अज़हर भंडारी साहब इनसे मुलाकात करके निकले हैं, जिसके बाद फौज ने उन्हें उठा लिया। ये वो कह रहे हैं। ये ट्वीट उन्होंने किया गुज़श्ता रोज़ यानी 17 जून को रात 10:16 पर। वो हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जो इनका पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, वहाँ से 9:52 पर ये ट्वीट किया जाता है कि जनाब जो अज़हर भंडारी है उन्हें उठा लिया जाता है। ये जो 10:16 पे इमरान खान ने ट्वीट किया था, ये अंग्रेज़ी ज़बान में है। इसके बाद उन्होंने उर्दू ज़बान में एक ट्वीट किया 10:37 पर। जो उर्दू वाला ट्वीट है उससे 1.8 मिलियन लोग जो हैं वो देख चुके हैं, और जो दूसरा अंग्रेज़ी वाला ट्वीट है उससे 2.1 मिलियन लोग जो हैं वो देख चुके हुए हैं। ये झूठो झूठ चिताली उस वक्त, जिस वक्त ये ट्वीट किया जा रहा था, कमोबेश उसी वक्त जो अज़हर भंडारी साहब हैं वो घर पहुंच चुके हुए थे। ये कोई 9, साढ़े 9 बजे के करीब, अब मैं खबर दे रहा हूँ आपको, अज़हर भंडारी साहब ज़मानत पार्क से निकले। उन्हें रोक लिया जाता है कैनाल रोड पे, और वो अपने ड्राइवर के साथ होते हैं। ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहता है। जो अज़हर भंडारी साहब हैं, इन्हें पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं, कहीं नहीं लेकर जाते।
जो भी जमान पार्क में आता है उसके कवायफ इकट्ठे किए जाते हैं। उनकी ड्यूटी है पुलिस वालों की, जनाब जो भी इमरान खान से मिलने आए उसका पता करें कौन है ये कौन नहीं है। और शर्पसंद अनासर दोबारा मिलने आ रहे हैं भेज बदल के, वो कुछ ऐसे लड़के पकड़े गए जो लड़कियां बन के वहाँ आ रहे थे मिलने के लिए, वो वापसी पे पकड़े गए, वो बुरके पहने हुए थे उन्होंने। बहरहाल कोई भी हो सकता है वहाँ, जो शर्पसंदी 9 मई को हुई है उसके बाद तो नज़र रखनी है। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया, उनके कवायफ मालूम किए। कवायफ मालूम करने के बाद जनाब उन्होंने बताया कि मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का और मैं अपने ज़ाहिर क्लाइंट से मिलने के लिए आया था। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, वो अपनी गाड़ी में घर चले गए। यानी जिस वक्त वो निकले हैं जमान पार्क से उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो घर में मौजूद थे। जिस वक्त ये ट्वीट कर रहे हैं, दूसरा ट्वीट जिस वक्त ये कर रहे हैं 10:37 वाला, उस वक्त अज़हर भंडारी साहब अपने घर पहुंच चुके हुए थे। और इनके ट्वीट के बाद ज़ाहिर है वकला तंजीमों ने राब्ते किए तो उनको बताया गया कि जनाब मैं तो घर पहुंच गया हूँ। और इमरान खान ने आज तक वो ट्वीट ना डिलीट किया है, ना ही कोई वजाहत की है कि जनाब अज़हर भंडारी साहब घर पहुंच गए हैं। यानी ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अज़हर भंडारी साहब लापता हैं। नीचे आप कमेंट्स देखें जाके, वहाँ ये लिखा होगा वकला का उठना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। ये तो हुकूक इंसानी की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाती है कि जनाब किसी मुलजम को वकील की सहूलत भी हुकूमत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं, वकला को भी उठा लिया जाता है। दूसरी तरफ वकला एक प्रेशर ग्रुप है, बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है इस मुल्क का। उन्होंने अदलिया की बहाली की तहरीक जिस तरीके से चलाई थी उसके बाद तो वो एक समाजी कुव्वत के तौर पर भी उनको तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। तो अगर वकला राब्ता ना करते और फ़ौरन मैदान में आ जाते जनाब, अज़हर भंडारी साहब एक बड़े वकील हैं और नेक नाम वकील है, ये मैं बता दूं, तो वो तो बड़ा रौला पड़ जाना था। इमरान खान को अभी तक तौफीक नहीं हुई। मकसद क्या है कि पूरी दुनिया जान ले कि जनाब यहाँ तो वकील अगर मिलने आ जाए इमरान खान से उससे भी उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है। अगवा का लफ्ज़ लिखा हुआ है खान साहब ने। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, जो उर्दू वाला ट्वीट है ना जो उन्होंने 10:37 में किया, उस वक्त अज़हर भंडारी अपने घर पहुंच चुके हुए थे। ये इमरान खान साहब का एक टोपी ड्रामा है। इमरान खान साहब के झूठ जो है वो आपके इल्म में है, क्या क्या झूठ नहीं बोले इमरान खान साहब ने। और फिर कभी शर्मिंदा नहीं होते। कट्टे देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, इतने घर देंगे, मुर्गियां देंगे, बच्चे देंगे, अंडे देंगे, कौन सा वादा पूरा किया है इन्होंने। और फिर केपी से वो कहते हैं जनाब मुझे किसी ने तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ से कुआं खोदे तो गैस निकल आती है, लोगों ने कनेक्शन लगाए हुए घरों में उस गैस के, और समुद्र में गैस निकालने गए थे, बड़ा इन्होंने ऐलान किया था ना उस वक्त, तो वो जनाब हो गैस लीक होगी, गैस तो निकल आई थी। साइफर वाला झूठ इनका, एब्सोल्युटली नॉट। वो कहते असी तो अड्डे मंगे ही नहीं, कादी गल तो एब्सोल्युटली नॉट। और फिर जो ये गोली वाला ड्रामा करते रहे, अब ये कह रहे हैं जिन्हें 3 हमलावर थे वजीराबाद में जिन्होंने मुझ पर हमला किया। और जो फ्रांसिक है, फ्रांसिक रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है जनाब वो एक ही था। अदालतों को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं खान साहब। अदालतें खुद भी गुमराह होने के लिए तैयार हैं, वैसे अदालतें खुद ही गुमराह हो रही हैं। और वो जो गोली वाला मामला था आखिरी वक्त जब ये 9 मई को गिरफ्तार होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, यूं ही गिरफ्तार हुए, हूँ घोड़े तरह नशे फिरते ने। वो किधर गए जख्म, किधर गई सूजन, किधर गए वो स्वेलिंग जो भी ड्रामे शरामे किते थे, वो जाली मैडिकल सर्टिफिकेट पेश करते रहे शौकत खान हमदे। अदालत पुछदियां कोई नहीं कि जिन्हें झूठी दस्तावेज पेश करने थे 7-8 साल जी सजा वो तो कम अज कम बनती है ना उन्होंने डॉक्टरों इमरान खान को, लेकिन कोई पूछने लिए तैयार नहीं। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के जो बयान मौजूद हैं कि जनाब रद्द-ए-अमल तो फिर आना था, अगर दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा, यही कहा करते थे ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जनाब वो तो हमारे बंदे ही नहीं थे जिन्होंने ये रिएक्शन किया है या रद्द-ए-अमल जिन्होंने ये ज़ाहिर किया है, वो तो एजेंसियों के लोग थे, ज़रा उनकी शक्लें तो दिखाएं ना, वो कौन लोग हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। और जब शक्लें दिखाई जाती हैं तो फिर देखें ना कितने झूठे लोग हैं कि वो 9 मई वाले वाक़े जो लाहौर वाला जिनाह हाउस वाला वाक़या है, वहाँ एक बंदा जिसकी कटिंग फौजी वाली थी उसको इन्होंने बना दिया जनाब पीटीआई वालों ने कि जनाब ये तो एजेंसियों का बंदा, देखें ज़रा। वो बाद में पता चला वो किसी होटल का मुलाजिम है। इंतशार, अफरा तफरी, बेसुकूनी, वो सुकून से काम ना कर सके। अच्छा अब ये चीखें मार रहे हैं रोजाना, आज भी चीखें मारी है इन्होंने
कि जब मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, वो शायद मुझे कमज़ोर समझने लग गए हैं कि मेरे इर्द गिर्द अब लोग नहीं रहे, शायद वो मुझे अकेला समझ रहे हैं। मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं तो पहले दिन से ही, जब से मेरा इक़्तिदार गया है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी बात ही कोई नहीं सुनता भाई मेरे। और फिर हाफिज साहब का रास्ता रोकने के लिए जितनी कोशिश खान साहब ने की है, लॉन्ग मार्च के सिलसिले में था, वो टाइमिंग क्यों चुनी गई थी नवंबर वाली, सिर्फ हाफिज साहब का रास्ता रोकने के लिए। फिर जो मसलक की बुनियाद पे इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की इमरान खान और उनके हवारियों ने, वो भी उसका नतीजा आपके सामने है कि नाजरा के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। जब ये नाकाम हो गए हाफिज साहब का तकर्रर रोकने में, तो फिर कहा कि जनाब वो तो हाफिज कुरान है, मुझे पता चला है वो तो बंदा ही बड़ा चंगा है। और कभी कहते थे जनाब आपने मेरी बीवी की करप्शन मुझे बताई, आपने तो रेड लाइन क्रॉस कर ली, अलीम खां कहते हैं। और अपनी अहलिया के बारे में ये कह रहे हैं वो घरेलू खातून है, घरेलू खातून थी, पर्दादार खातून थी, घर में अकेली थी, इन्होंने पीछे से घर पे अटैक कर दिया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें चाहते हैं। और अलीम खान साहब ये कह रहे हैं ना, अलीम खान थोड़ा, बाकी भी लोग, बहुत सारे लोग जो भी इनके करीब लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं जनाब बुशरा बेगम के बगैर तो ये घर से बाहर कदम नहीं रखते। खान साहब सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों का जब ये तकर्रर करते थे अपने दौरे हुकूमत में, तो उनकी तस्वीरें मंगवाई जाती थी और बुशरा बेगम साहब बाकायदा अमलियात के जरिए तस्वीरें देख के जायचा बना के इनको बताते हैं जनाब मैंने तो ये बंदा लगा दो। फैज़ अमीर साहब का तकर्रर भी इसी तरह किया था बुशरा बेगम ने। अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया इस मुल्क की मईशत का, इक़्तिसादियात का और सियासत का, वो तो किया जो किया, अब भी ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। ये अज़हर भंडारी साहब वाली जो मिसाल है, ये क्लासिक फेक न्यूज़ अपने दौर में कहते थे फेक न्यूज़, सोशल मीडिया ये वो, अब ये विलागर भी बन गए हैं ना खान साहब, और इनके जो पीटीआई के विलागर थे उसी की तरह इन्होंने खबरें देनी है ना, झूठी सच्ची, पता नहीं विलाग भी कर दिए उसमें अज़हर भंडारी में। अज़हर भंडारी घर बैठा हुआ है, वकला की बात हुई है, लेकिन खान साहब जो हैं उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई गवाह नहीं हुए थे, वो गाड़ी से उतारा गया था अज़हर भंडारी को और उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के उनके कवायफ लिए और फिर उनको जाने दिया। यानी निकलने के बाद वो ज़मान पार्क से इमरान खान से मुलाकात के बाद 1.5 घंटे बाद वो घर में थे। कितनी देर गाड़ी में बिठा लिया होगा, कहीं नहीं लेके गए उनको। अब बात है जनाब, अगर इलेक्शन में तखीर होती है तो उसकी जिम्मेदार अदलिया क्यों है? अब ये इमरान खान साहब ने एक बड़क मारी है अपने करीबी साफियों के सामने, और वहां से वो बड़क जो है वो हो गई है लीक। इन्होंने ये फरमाया है कि जरा निगरान हुकूमत बन लेने दें, फिर देखेंगे आपके अदलिया क्या करती है इनके साथ। तो सीधी सी बात है, इस वक्त जो अदलिया कर रही है वो भी आप ही के सामने है। अदलिया से मुराद हम ख्याल जजेस जब बंदियाल कोर्ट, उनकी बात खान साहब कर रहे हैं। फिर देखिएगा कि क्या करेगी अदलिया इनके साथ, और मैं फिर आऊंगा। ये बात पहुंच गई है उन लोगों तक भी, हुकूमत तक भी, मुख्तरा तक भी। वो अब बड़ी बारीक बीनी के साथ तमाम मामलात को देख रहे हैं, दूरबीनें लगा के बैठ के हैं कि जनाब ये अदलिया क्या करेगी, क्या हो सकता है। ज़ाहिर है इस वक्त तो अदलिया जो कर रही है वो भी आपके सामने ही है। इस वक्त जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। या सबसे बड़ा किरदार और सबसे बुरा किरदार हमारी अदलिया का है। ये जब इन्होंने रिजीम चेंज वाला प्लान किया कि नवाज शरीफ को घर भेजना है, उस वक्त से लेके आज तक अदलिया का किरदार उसी तरह है। पनामा केस ले लें, पनामा में से फिर अकामा निकाला, फिर निगरान जज मुकर्रर किया कि जनाब जो एहतसाब अदालत की निगरानी करे कि जनाब ये सजा से बच ना जाए नवाज शरीफ। फिर जनाब इलेक्शन से पहले पहले हनीफ अब्बासी को नाअहल करना है, शरीफ फैमिली को अंदर कर दो, जरदारी फैमिली को अंदर कर दो, खुर्शीद शाह को बाहर नहीं आना चाहिए। ये अदलिया का किरदार रहा है। शाद खान अब्बासी को पकड़ लो जनाब, मिफ्ता इस्माइल, यानी कि जो भी सामने आता था पकड़ के अंदर कर दो, झूठा मुकदमा डाल दो जनाब। राणा सनाउल्लाह पे जो केस बना था, अब वो बंदा अदालतों में सफाइयाँ देता फिर रहा है सहाफ़ियों के सामने बैठ के कि जान अल्लाह को देनी है, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने नहीं पकड़ा था राणा सनाउल्लाह को। फिर 62(1)(f की जो तशरीफ फरमाई अदालत ने,
उन्होंने कहा कि जनाब इससे मुराद ताहियात नहली है, और ये कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नाहल बंदा है जो पार्लियामेंट के लिए नाहल है वो किसी पार्टी का हेड नहीं बन सकता। वो कानून में तरमीम कर दी थी। इन्होंने इसके बावजूद ये डिक्लेयर किया कि नवाज शरीफ जो है वो नून लीग के हेड नहीं बन सकते, और उनकी तरफ से टिकट जारी किए गए थे सेनेटर्स को, वो तमाम टिकट जो है वो वापस, वो आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। और ये आपने देखा ही होगा साकम निसार साहब की जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं एक जगह पे, वो कह रहे हैं जनाब ये 5-7 MP तो मैंने डरा के ही इस्तीफे दिलवा देने थे उससे, और करते भी यही थे। वो इतने सुओ मोटो लेते थे, अदालत में लोगों को बुलाते थे। जो मैं कह रहा हूँ मुल्क की बदहाल सूरत हाल की जुम्मेदार अदलिया है, साकम निसार का उसमें बहुत बड़ा किरदार है। वो अफसरों को बुलाते थे, डरा धमका के अंडरटेकिंग ले लेते थे, बयान ले लेते थे, फ्री कैन बुलाए मुकदमे के, वो लोअर कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, सुओ मोटो लेके अपने पास लगा लिए और फिर फैसले कड़का दिए। फैसले कैसे कड़काए, इनसे पूछा उनसे पूछा। ये जो सानिया मॉडल टाउन वाला मामला है, दूसरी GIT वाला मामला है, कानून मौजूद ही नहीं है, कोई कानून नहीं दूसरी GIT का। और फिर एडवोकेट जनरल पंजाब वहां जाते हैं अहमद अवैस साहब, उनसे पूछते हैं कि जनाब वो दूसरी GIT के लिए आए हैं, ताहिरुल कादरी साहब दसो की करना, उनका बना देते हैं जनाब। वो अभी तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला दूसरी GIT वाले फैसले की वजह से। वो GIT चैलेंज होगी लाहौर हाई कोर्ट में, अभी तक मामला चली जा रहा है। ऐसे जजों ने खुद कहा कि आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी, क्योंकि उनको ही पता था कि कानून में तो कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ एक अंडरटेकिंग वाला मामला है। और तनख्वाह पता कितनी है इनकी, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी सदर से ज़्यादा तनख्वाह, हालांकि असूली तौर पर सदर की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटोकॉल में नंबर 1 जो है वो सदर ही होते हैं। सदर की तनख्वाह 8,96,000 के करीब है, यानी 9 लाख के करीब है, और चीफ जस्टिस साहब की 15,27,000 तनख्वाह है। बाकी मरात अलग, नौकर शौकर ये वो। और जज साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तनख्वाह 14,70,000 रुपये, मरात अलग, नौकर शौकर अलग, बाकी चीज़ें अलग। अब जो पार्लियामेंट ने 2 कानून बनाए, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसको स्टे किया हुआ है इन्होंने, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर्स वाला एक्ट जो है, वो उस पर अमल नहीं हो रहा। उसके मुताबिक बेंच नहीं बन रहे, लार्जर बेंच नहीं बन रहे। जब ये 2 कानून आए हैं तो इससे तासर ये मिला कि शायद इनका मकसद जो नाहल हैं, ताहियात नहल, उन लोगों को इससे फ़ायदा होगा, नवाज शरीफ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये तासर मिला इन कवानीन से, और उन पर अमल ही नहीं हो रहा। और फिर एक नया कानून बनाया उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम किया कि जनाब नहली जिस अगर किसी आर्टिकल में नहीं लिखी हुई कितनी देर के लिए नहल होगा, तो उससे मुराद होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए नहल है। अब अभी ये सिर्फ सेनेट से पास हुआ, कौमी असम्बली में जाना है, तो इसके बारे में भी ये बातें हो रही हैं कि जनाब ये तो स्टे हो जाना है। और इमरान खान साहब जो भड़के मार रहे हैं कि जनाब देखिएगा निगरान हुकूमत आती है तो फिर देखिए क्या होता है। निगरान हुकूमत आती है तो इसलिए कुछ हो जाएगा कि इस वक्त तो ढाल बन के हुकूमत के सामने पार्लियामेंट खड़ी हुई है। जो पार्लियामेंट है वो तो ऐसे इकट्ठी होके खड़ी हो गई, सीना सुपर हो गई एक तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। और अगर ये पार्लियामेंट नहीं होगी, निगरान हुकूमत के पीछे तो कोई पार्लियामेंट नहीं होती ना, कोई ताकत नहीं होती। जब निगरान हुकूमत आएगी, अगर निगरान हुकूमत अगस्त में आ जाती है तो फिर ये परपुर्जे निकालेगी जो इमरान खान कह रहे हैं। 63 वाला जो आर्टिकल है, 63A वाला मुनहरफ अराकीन वाला, जो रीराइट किया इन्होंने, जो आर्टिकल है अदम एतमाद वाला, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाले जो आर्टिकल्स हैं वो तो मुअत्तल कर दिए उन्होंने। अदम एतमाद का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया कि वोट ही ना गिने जाएं जनाब। वो इसलिए कि जनाब यहाँ हमजा की हुकूमत गिरानी थी और परवेज़ इलाही की हुकूमत लानी थी। ये सारी जो हरकतें हैं इमरान खान की नज़र में हैं, और इमरान खान समझ रहे हैं कि जनाब जब निगरान हुकूमत आ जाएगी, पार्लियामेंट नहीं होगी सामने खड़े होने के लिए, तो फिर ये जो यार अदलिया, ये वाली जो अदलिया है, जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था कि जनाब ये खुफिया बैल्टिंग के ज़रिए नहीं होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए। कितना दबाव डाला था इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। वो तो चीफ इलेक्शन के पीछे बाकी कुव्वतें थी। अब अगर ये इस तरह की हरकत करना चाहेंगे तो कितनी देर अफसर इनके सामने खड़ा हो सकेगा कोई। अटॉर्नी जनरल से अपनी मर्जी का बयान ले लेते हैं, ये कह देते हैं जनाब आप ये बयान दे दें तो हम ये कर देंगे,
अटॉर्नी जनरल के भोले बादशाह होते हैं, वो काबू भी आ जाते हैं बीच में। वो मुझे याद थोड़ा सा बहुत पड़ रहा है कि जनाब जो मलिक क्यूम साहब जब पीपल्स पार्टी के दौर में अटॉर्नी जनरल थे, तो तौहीन अदालत वाला जो कानून था उसमें वो तरमीम की गई, नया कानून बनाया गया, तो उनसे एक बयान ले लिए इन्होंने जनाब कि ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है मलिक क्यूम साहब ही थे, और फिर वो उनके बयान की रोशनी में वो कानून ही उड़ा दिया। यानी वो मेरिट पे नहीं उड़ाया, अटॉर्नी जनरल के बयान की रोशनी में अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया है कि ये कानून जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है, अड़ा के परे मारा। ये अफसरों को दबके मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। ये जो 2 कानून हैं नज़रसानी वाले जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको ये अड़ा देंगे, कह देंगे जनाब ये तो आइन से मुतसादम अदलिया की आज़ादी के मुनाफी हैं ये कवानीन जो हैं। और वो जो वाला कानून है जो अब बनने जा रहा है, जो सेनेट ने मंजूर किया है कि जनाब 5 साल के लिए नहली तस्वर होगी अगर आइन में नहीं लिखा, वो कहेंगे जनाब नहीं 62 जो है 62(1) उसकी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वही तशरीह ठीक है। हम कह चुके हैं, हम तशरीह कर चुके हुए हैं, अब आइन में तरमीम करें अगर आपने ये मामला करना है। वो आइन की तशरीह जो आपने करनी होती है किसी कानून के तहत ही करनी होती है ना। सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट की मंशा देखनी होती है ना, इस कानून के पीछे मंशा ख्वाहिश क्या थी, क्यों ये आर्टिकल बनाया गया। अब मंशा कानून बना के उन्होंने दे दी है कि हमारी मंशा तो जनाब ये थी कि इससे मुराद 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल नहली। ये फिर उसको लेके बैठ जाएंगे। यानी नवाज शरीफ की वापसी, सियासत में वापसी, अमली सियासत में, पार्लिमानी सियासत की में वापसी की राह में रोड़े अटकाएंगे, ये इमरान खान का ख्याल है। और कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो निगरान हुकूमत जब आ जाएगी तो फिर तो जनाब मेरी मौजें लग जाएंगी, मुझे वहाँ से भी रिलीफ मिल जाएगा, वहाँ से भी रिलीफ मिल जाएगा। ये बातें पहुँच रही हैं ऊपर भी, मुक़तदरा के पास भी और हुकूमत के पास भी। और हुकूमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर पूरी नज़र रखे हुए है इस मामले पे, वो इस मामले को भी देख रहे हैं। अगर ये बाज नहीं आएंगे, अगर वो समझेंगे कि अदलिया वाक़ईतन यही किरदार अदा करेगी जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, जिसकी बढ़के मार रहे हैं, फिर वो भी अपना कोई और काम करेंगे, एमरजेंसी लगा देंगे मुल्क में कोई, और 6 माह आगे ले जाएंगे। 16 सितंबर बंदयाल साहब की जो रिटायरमेंट है वो गुजार लेंगे, वो भी उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वो भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना। ये अगर ख़त्म करते हैं, फ़र्ज करेंगे ये एमरजेंसी लग जाती है और ये अदलिया कह देते हैं जनाब ये एमरजेंसी गलत लगाई है, उसमें भी 15-20 दिन, महीना लग ही जाना है ना, फिर ही मामला तो आगे चल रहे हैं ना। बहरहाल ये इसकी जो भी इस मुल्क की बदहाली की, मौजूदा बदहाली की और आने जाने वाले दिनों में अगर इसमें इजाफा होता है तो इसकी जिम्मेदार अदलिया होगी मेरे ख्याल में। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।